नमस्कार। इतिहास की किताबों में हम अक्सर राजाओं और लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं, है ना? लेकिन असल कहानी तो तब शुरू होती है जब दो अलग-अलग संस्कृतियां टकराती हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्राचीन भारत पर जब पहले विदेशी आक्रमण हुए, तो उन्होंने यहाँ की जमीन और समाज पर हमेशा के लिए अपनी छाप कैसे छोड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहले विदेशी शासक थे कौन और उन्होंने इस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कैसे दिया। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, एक ऐसा सवाल जिसने सही मायनों में भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे भारत के पहले विदेशी शासकों के बारे में, फिर देखेंगे कि ईरानियों ने यहाँ क्या असर डाला। उसके बाद कहानी में एंट्री होगी सिकंदर महान की, और आखिर में हम समझेंगे कि उसकी यूनानी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। उस वक्त भारत की सीमाओं पर जो पहली बड़ी ताकत दस्तक दे रही थी, वो कोई यूरोपियन पावर नहीं थी। नहीं, वो था ईरान का विशाल और शक्तिशाली हखामनी साम्राज्य। हाँ, ये बात और है कि उनकी शुरुआती कोशिशें नाकाम रही थीं, लेकिन फिर 518 ईसा पूर्व के आसपास डेरियस प्रथम ने कामयाबी हासिल की। उसने पंजाब और सिंध के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। और देखिए, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इसका पक्का सबूत हमें मिलता है बेहिस्तून और परसेपोलिस की चट्टानों पर खुदे शिलालेखों से। अब ये जो जीता हुआ इलाका था, ये फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बन गया, जिसे वो क्षत्रपी कहते थे। पर ये कोई मामूली प्रांत नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अकेला प्रांत हर साल 360 टैलेंट सोने का टैक्स देता था। अंदाजा लगाइए, ये उस पूरे साम्राज्य के कुल रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा था, सिर्फ एक प्रांत से। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। डेरियस के बाद जो उसका उत्तराधिकारी आया, ज़र्क्सीज़, उसने यूनानियों से लड़ने के लिए अपनी फौज में गांधार और सिंध से सैनिक भर्ती किए। जरा सोचिए इस बात को। सिकंदर के भारत आने से सदियों पहले ही भारतीय सैनिक यूरोप की जमीन पर जंग लड़ रहे थे। लेकिन देखिए, साम्राज्यों का एक सच होता है, वो बनते हैं और एक दिन ढह भी जाते हैं, पर उनकी संस्कृति की जो छाप होती है ना, वो रह जाती है। ईरान का राजनीतिक कंट्रोल तो भारत से खत्म हो गया, लेकिन उसका असर वो तो सदियों तक बना रहा। और ये विरासत कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा लगाइए। खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, वो यहीं से आई। इतना ही नहीं, जो सम्राट अशोक के मशहूर स्तंभ हैं, उनकी कला और चट्टानों पर शिलालेख लिखवाने की जो पूरी परंपरा है, उसकी प्रेरणा भी कहीं न कहीं ईरानी वास्तुकला से ही मिली थी। तो डेरियस के करीब 200 साल बाद इतिहास एक और करवट लेता है। पश्चिम से एक नई तूफानी ताकत उभरती है, मैसेडोनिया का सिकंदर। तो साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर हिंदू कुश के पहाड़ पार करके भारत पहुंचा। अब यहाँ उसे कोई एक बड़ा एकजुट साम्राज्य नहीं मिला, नहीं, बल्कि ये पूरा इलाका उस वक्त 28 छोटे बड़े राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। और इनमें से कुछ ने तो लड़ने की सोची भी नहीं, जैसे तक्षशिला के राजा आम्भी, जिन्होंने सिकंदर का स्वागत किया। लेकिन हर कोई आम्भी जैसा नहीं था, हर कोई झुकने को तैयार नहीं था। झेलम और चिनाब नदियों के बीच एक राजा था, राजा पोरस। उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ सिकंदर को सीधी चुनौती दी, और इस सेना की सबसे बड़ी ताकत थे 200 विशाल युद्ध हाथी। लड़ाई बहुत भयंकर हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। जब सिकंदर ने बंदी बनाए गए पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, तो पोरस का जवाब था, वैसा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बस ये एक जवाब, इस जवाब से सिकंदर इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस को आजाद किया, बल्कि उनका पूरा राज्य भी उन्हें लौटा दिया। इतनी बड़ी जीत के बाद भी सिकंदर का भारत विजय का अभियान अचानक रुक गया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला है। दुनिया के सबसे महान कहे जाने वाले सेनापति को किसी और ने नहीं, उसी की अपनी सेना ने रोक दिया। हुआ ये कि व्यास नदी के किनारे पहुंचकर सालों से लगातार लड़ रहे उसके सैनिक पूरे थक चुके थे। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें ये भी डर था कि आगे पूर्व में एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली नंद साम्राज्य है, जिसका सामना वो नहीं करना चाहते थे। देखा जाए तो सिकंदर भारत में सिर्फ 19 महीने ही रहा, सिर्फ 19 महीने।
लेकिन इतने कम समय में भी इस एक मुठभेड़ ने भारत और यूनान के बीच संपर्क के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर दी। इसका एक सीधा नतीजा तो ये हुआ कि पश्चिमी दुनिया के लिए भारत का भूगोल, यहाँ के रास्ते, यहाँ की नदियाँ, सब कुछ खुल गया। जो यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ आए थे, उन्होंने पहली बार इन सब का नक्शा बनाया, जिसके कारण आने वाले समय में व्यापार और संपर्क के लिए नए रास्ते खुल गए। और इसके बाद तो जैसे एक सांस्कृतिक संगम ही शुरू हो गया। भारत और यूनान के बीच व्यापार के नए नए रास्ते खुलने लगे। यहाँ के सिक्कों पर यूनानी स्टाइल की खूबसूरत नक्काशी दिखाई देने लगी, यहाँ तक कि भारतीय ज्योतिष पर भी यूनानी खगोल विज्ञान का असर पड़ा। हाँ, पर ये जानना भी जरूरी है कि ये असर हर चीज पर नहीं पड़ा। जैसे कि भारत की अपनी चिकित्सा पद्धति, रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, इन क्षेत्रों पर यूनानी प्रभाव लगभग ना के बराबर ही रहा। इस पूरे सांस्कृतिक मेलजोल की अगर कोई सबसे खूबसूरत मिसाल है तो वो है गांधार कला। ये एक ऐसी कला थी जिसने पहली बार भगवान बुद्ध को एक इंसानी रूप में दिखाया। इसमें भारतीय आध्यात्मिकता थी और यूनानी कला का यथार्थवाद। आज हम बुद्ध की जो शांत और सुंदर मूर्तियां देखते हैं ना, उनकी जड़ें असल में इसी दौर से जुड़ी हैं। तो आज की ये कहानी हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए, अगर सिकंदर की सेना ने उस दिन व्यास नदी पार कर ली होती, अगर नंद साम्राज्य के साथ वो बड़ी टक्कर सच में हुई होती, तो भारत का इतिहास आज कितना अलग होता। यह शायद इतिहास के सबसे बड़े क्या होता अगर में से एक है।